हमारा जो चैप्टर है दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने हमें लॉज ऑफ मोशंस दिए हैं। तो हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, है ना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। ठीक है, इसके नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए हैं। फोर्स क्या क्या चेंजेस लेके आ सकता है कि वो किसी भी चेंजिंग ऑब्जेक्ट, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है ना। यहाँ पे दिए हुए सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे सारे। और फोर्स कैन चेंज द इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी हमको पता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियोस किए हैं जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, देन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है कि उसका शेप चेंज कर दे, उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, उसको स्लो कर दे या उसको फास्ट कर दे, ये सारा तो कंसेप्ट है जो हमने सीखा है। फोर्स फोर्स का कंसेप्ट हमको क्या सिखाता है कि जब भी हम इंटरैक्शन करते हैं वहां पर फोर्स इन्वॉल्व होता है। तो या तो वो पुश हो सकता है या पुल हो सकता है। ठीक है, पुल मतलब टूवर्ड्स द बॉडी हम जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज पुल। पुश मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, ये भी हमने देखा था। वीडियोस इसके अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। तो फोर्स जब भी अप्लाई होता है तब एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में। तो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें बात पता है। ठीक है, कोई नई बात हम आज नहीं कर रहे हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, तो फिर हमने देखा था कांटेक्ट फोर्सेस, मस्कुलर फोर्सेस, मैकेनिकल फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमने देखा था ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये सारे डिटेल में हमने बात किए थे। फिर हमने बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमारे सर आइजैक न्यूटन पिक्चर में आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सर आइजैक न्यूटन का जन्म उसी साल हुआ था जिस साल गैलीलियो की डेथ हुई थी। तो गैलीलियो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेसा के मैथमेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। लेकिन उनके जो व्यूज़ थे उस ज़माने के चर्च या उस ज़माने के लोगों को पसंद नहीं आए, इसीलिए उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। तो उनका काम वहीं से सर आइजैक न्यूटन ने सामने शुरू किया। और हमारे पास आज जो भी नॉलेज है मैकेनिक्स का, उन्होंने सिंगल हैंडेडली अपने एक पूरे लाइफ टाइम में इसको पूरा अच्छे से मैथमेटिक्स, कैलकुलस और ज्योमेट्री से हमें पूरे के पूरे लॉ समझा दिए। ये 3 लॉ न्यूटन के, जैसा ये फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और एक चौथा लॉ है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन 4 लॉज में दुनिया इधर की उधर हो गई। ठीक है, सो हम कंट्रीब्यूशन को इनके याद करते हैं आज और आगे बढ़ते हैं। ठीक, सो इनकी जो आइडिया थी न्यूटन की, ये आइडिया थी गैलीलियो ने प्रपोज की थी, इनर्शिया ऑफ बॉडी। इनर्शिया मतलब क्या, लेजीनेस। जैसे आप लोग हो ना लेजी, जैसे मैं भी लेजी हूँ। तो इनर्शिया का मतलब क्या है कि हर बॉडी में इनर्शिया है। जब तक इस पे फोर्स नहीं अप्लाई होगा तब तक ये ऑब्जेक्ट या तो मूव नहीं करेगा, नहीं, हमेशा अपने रेस्ट या स्टेट जो भी है, उसका स्टेट ऑफ मोशन जो भी है, उसको अपोज करेगा हमेशा। मतलब चेंज इसको पसंद नहीं है, विल ऑलवेज अपोज द चेंज। इनर्शिया उसमें, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, लेजीनेस। एक उस वर्ड का ऐसा मीनिंग होता है। सो बॉडी विल ऑलवेज अपोज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर जो काम चल रहा है यूनिफॉर्मली, जैसा चल रहा है लाइफ में वैसा ही चलने देना चाहता है इंसान, उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहता। ठीक है, सो गैलीलियो का आइडिया वो था। तो गैलीलियो के आइडियाज को हमने डिस्कस किया था कि इंक्लाइंड सरफेस है तो इंक्लाइंड सरफेस पे क्या होगा,
ऑब्जेक्ट नीचे नीचे आएगा तो उसकी स्पीड चेंज होगी, और चेंज इन स्पीड को हमने नया नाम दिया, उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। और अगर कोई एक इंक्लाइंड सरफेस पे ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ रहा है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, या फिर एकदम स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो उसकी स्पीड जैसी थी वैसी ही रहेगी, कभी उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। ऐसे 3 ऑब्जर्वेशंस हमने देखे थे। फिर गैलीलियो ने और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए कि स्मूथ सरफेस पे कि ऑब्जेक्ट हमेशा सेम हाइट अटेंड करता है, यहाँ से यहाँ जाएगा और सेम हाइट अटेंड करेगा। देखो यहाँ पर भी इंक्लाइंड सरफेस है तो यहाँ पर भी सेम हाइट अटेंड किया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में इसको एक सरफेस को फ्लैट कर दूं तो वो कंटिन्यूसली ट्रैवल करता जाएगा ऐसे सरफेस पे जहां पर दूसरे साइड में कोई इंक्लिनेशन नहीं है। ठीक है, तो इससे गैलीलियो ने क्या कंक्लूड किया कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट। वहां पर नेट फोर्स कुछ नहीं लगता। हमें हमेशा क्या लगता है कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमेशा उस पर फोर्स अप्लाई किया होगा। ये बात हमेशा जरूरी नहीं है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से, कैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उस बॉडी को फोर्स की जरूरत नहीं है। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज नेट फोर्स इज 0 अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज नहीं होती, तब तक हम बोल सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। समझ में आई क्या बात? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर देखेंगे कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है बॉडी की। तो बॉडी की 2 ही नेचुरल स्टेट है या इनहेरेंट स्टेट है कि वो या बॉडी तो रेस्ट पे रहेगी, नहीं तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ये स्ट्रेट लाइन पाथ, ये वर्ड यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी अगर डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं है और डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो भी यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमेशा फोर्स जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखो। तो इनर्शिया कितने टाइप का होता है? तो इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? हम क्या बोल रहे हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब अगर बॉडी कोई रुकी हुई है, ये ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, ये ऑब्जेक्ट चाहता ही नहीं है कि उसका स्टेट चेंज हो। ऑब्जेक्ट चाहता ही नहीं है कि उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या उसका स्टेट चेंज हो। ठीक, या फिर लिख सकते हैं हम टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज। तो चेंज पसंद ही नहीं है। अगर आप सोकर है तो सोकर ही रहना चाहते हो, है ना? आपको कहीं कुछ मूव करने की इच्छा नहीं है। सो दैट इज व्हाट इट सेज। ठीक है, तो जैसे इसके वजह से फायदे क्या होते हैं हमारे पास? तो जैसे अपने पास एक ट्री है ना, पेड़ है, और उस पर कुछ फल लगे हुए हैं, उसमें फल लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने यहां से उसको पेड़ को हिलाने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा? द ब्रांचेस एंड द ट्री एज अ होल एंटिटी विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ये वाइब्रेट करने लग जाएगा। लेकिन जो फ्रूट्स है, जैसे आम है या फिर एप्पल है, मैंगो या एप्पल है, वो क्या करेंगे? वो इनर्शिया की वजह से, उनकी टेंडेंसी जो है रेस्ट पे रहने की, उस टेंडेंसी की वजह से बिल्कुल हिलेंगे ही नहीं। तो उसके वजह से क्या लगेगा? उनको जर्क लगेगा यहां पर, और वो नीचे गिर जाएंगे। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से फ्रूट्स को लगता है जर्क, और क्या हो जाएगा? फ्रूट्स नीचे गिर जाएंगे। ठीक,
दूसरा एग्जांपल है रिमूविंग ऑफ डस्ट फ्रॉम द कारपेट। अब कारपेट से डस्ट रिमूव करना इतनी बड़ी बात है क्या? हाँ बड़ी बात है। कि कारपेट को हम क्या करते हैं, अगर यहां पर कारपेट है ऐसे, तो हम कारपेट को क्या करते हैं, मारते हैं, ठक 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 कारपेट को मारते हैं बाम्बू लेके, या फिर जो भी स्टिक लेके हम मारते हैं, इसको टैप करते हैं। तो क्या होता है, कारपेट हिलने लगती है, कारपेट हिलने लगेगी, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो अभी भी क्या है, उसकी टेंडेंसी इज टू रिमेन एट रेस्ट। तो डस्ट वहीं पे रह जाता है और कारपेट हिलती है, तो उसके वजह से जो डस्ट है वो क्या हो जाएगा, डिटैच्ड हो जाएगा, किससे, कारपेट के ऊपर से, और वो डस्ट नीचे गिरने लगेगा। सो इन दिस वे वी कैन रिमूव द डस्ट फ्रॉम द व्हाट, कारपेट। ठीक, फिर यहां पे लिखा है कि व्हेन यू हिट अ स्ट्राइकर, अगर कैरम खेल रहे हो आप, तो यहां पे कॉइन्स होती है, यू ऑब्जर्व दैट ओनली द लोएस्ट काउंटर मूव्स अवे। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स रखे गए ऊपर 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 ऊपर, मतलब ऐसे कॉइन्स रखे गए बहुत सारे ऊपर ऊपर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो जब आप ये स्ट्राइकर यहाँ पे मारते हो तो क्या हो जाता है, ये एक निकल जाता है और ये जैसे क्या वैसा नीचे बैठ जाता है। इसका मतलब क्या है, जो जहां पर तुमने फोर्स अप्लाई किया वही चीज मूव की, और बाकी जो बॉडीज है वो क्या कर दी, वो स्टेट ऑफ रेस्ट ही मेंटेन करना चाहती है अपनी। ठीक है, सो वेन एवर सच टाइप ऑफ थिंग इज हैपनिंग, हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वहां पे। समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है आपकी बुक में दिए हुए, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गन वाला एग्जांपल है, बस में आपको जब झटका लगता है, जैसे बस वाला एग्जांपल बहुत ही हमेशा देने वाला एग्जांपल है कि हम स्टेशनरी बस में खड़े हैं सपोज, ठीक है, और ड्राइवर सडनली क्या करता है, बस को स्टार्ट करता है, तो क्या हो जाता है, हमें जर्क लगता है, लेकिन बैकवर्ड जर्क लगता है, हम ऐसे पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बस है वो फॉरवर्ड मोशन में है और यहाँ पे जो पैसेंजर्स खड़े हैं वो अभी भी रेस्ट पे है, ये बस के साथ मूव नहीं कर रहे। इसका अपोजिट केस भी होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और कि अगर बस मूव कर रही है किसी एक वेलोसिटी से, ड्राइवर है, बस मूव कर रही है आगे, तो क्या होगा, अब पूरे पैसेंजर्स जो है इन द स्टेट ऑफ मोशन है आगे, तो सडनली अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, बस सडनली रुक जाती है, और जितने भी पैसेंजर्स है या जो भी ड्राइवर भी है वो अभी भी स्टेट ऑफ मोशन में है, फॉरवर्ड मोशन में है। तो क्या होता है, इसकी वजह से झटका लगता है बहुत ज़्यादा, किसी का सिर फूट जाता है ना, किसी के दांत टूट जाते हैं। तो ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर बॉडी हमेशा अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहती, वो लेजी है, जो स्टेट में वो है, अगर मोशन की स्टेट में मूव कर रही है तो कंटिन्यूसली मूव ही करना चाहेगी, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। तो अगर ऐसा बॉडी बिहेव करती है तो इससे अगर सडनली कोई चेंज एक्सपीरियंस होता है बॉडी को, तब वहां पर क्या लगेगा, ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, जर्क लगेगा। समझ में आई बात? तो यहां पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जर्क। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर इनर्शिया डज। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे, ये वाला एक एग्जांपल आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, कि अगर आप एक टम्बलर ले लो, मतलब एक ग्लास ले लो, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखो ऐसा, और उसके ऊपर एक कॉइन रखो, तो आप क्या करोगे, कार्डबोर्ड को हाथ से फिंगर से जर्क देके निकाल लोगे सामने, लेकिन कॉइन ग्लास में गिर जाएगा, क्योंकि आपने फोर्स कार्ड पे अप्लाई किया, कॉइन अभी भी इनर्शिया में है, कॉइन अभी भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है। तो कॉइन टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, है ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट व्हेन द कार्डबोर्ड लीव्स कॉन्टैक्ट विद द कॉइन, है ना, एंड द टम्बलर, टम्बलर में क्या गिर जाता है, कॉइन गिर जाता है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से कॉइन नीचे गिर जाएगा। क्या ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है? ठीक है, तो हमेशा आप याद रखो, फिजिक्स कुछ डिफिकल्ट नहीं है,
बस आपको इसको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको आप पढ़िए। ठीक, नेक्स्ट फिर इनर्शिया के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बात कर रहे हैं हम? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन जब भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस ऑफर बाय द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन वही है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोल रहा है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, सपोज 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्ट्रेट लाइन पाथ में बॉडी मूव कर रही है ना? तो ये बॉडी क्या करेगी? अगर इसको कोई रोकने की कोशिश करेगा तो ये अपोज करेगी उसको। हाँ, मतलब एक घोड़ा है, कंटिन्यूअसली भाग रहा है और उसको सडनली तुम ब्रेक लगाने की कोशिश करोगे तो वो तो अपोज करेगा ही ना, है ना? तो हम बोलेंगे टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब उसके यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए अगर हम कुछ भी करें तो वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। मतलब अभी जब वो एक बार मूव करना शुरू हो गया तो वो चाहेगा कि हमेशा वो मूव ही करता है। ठीक है, तो क्या होता है, हम जब भी हम अगर लॉन्ग जंप खेल रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्ग जंप के टाइम पे एथलीट होता है, वो दूर से रन अप क्यों लेके आता है? क्योंकि पता है अगर वो एक जगह से ही जंप करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा दूर तक छलांग नहीं ले पाएगा, लॉन्ग जंप नहीं ले पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, दूर से रन अप लेके आते हैं और फिर जंप मारते हैं। इससे क्या होता है, हम और थोड़ा दूर डिस्टेंस पे पहुंच पाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो एथलीट हमेशा क्या करते हैं, थोड़ा सा रन अप लेते हैं, रन्स फॉर अ वाइल बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। ये हमने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। ठीक है, फिर जब हम फैन को स्विच ऑफ करते हैं, वो कंटिन्यू अभी भी रोटेट करते रहता है। क्यों? अभी तो हमने एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई उसको बंद कर दिया है, लेकिन उसका स्टेट ऑफ मोशन अभी भी शुरू रहता है। और थोड़े रेजिस्टेंस के बाद उसके जो बीच के अंदर में जो कॉइल्स रहते हैं या फिर बेरिंग्स रहते हैं, उसके फ्रिक्शन की वजह से फैन क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? ये तीसरा वाला एग्जाम्पल तो बहुत फेमस है, आपने देखा होगा रेलवे से कभी कभी या चलती बस से लोग मुंबई में या बड़े मेट्रो सिटीज में देखते होंगे आप, तो वहां से बस से या ट्रेन से ऐसे ही ट्रेन शुरू है और कूद जाते हैं, है ना? तो क्या होता है कि जब ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट से, मूविंग बस या मूविंग ट्रेन से कोई पर्सन जंप करता है तो क्या हो जाता है, द पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि सपोज आप बस में से नीचे कूद गए तो अभी भी आपकी बॉडी इस बस की ही स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, और सडनली आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है, मतलब पैर आपके जमीन से टिक गए और आप अगर एक जगह ही रुक गए तो क्या होगा, आपके पैर रेस्ट पे आ जाएंगे और आपकी अपर बॉडी क्या हो जाएगी, अभी भी मोशन में है। तो इंसान ऐसा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नीचे गिरेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नीचे गिरेगा, क्योंकि पैर रेस्ट पे आ गए और अपर बॉडी अभी भी क्या है, मोशन में है। सो इट द पर्सन विल फॉल फॉरवर्ड। ठीक है, ये होती है एक बात। फिर लिखा है यहां पे, इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस, द बस स्टॉप्स, द ड्राइवर स्टॉप्स द बस सडनली, वी आर थ्रोन, क्या बोला है, वी आर थ्रोन फॉरवर्ड विद द जर्क। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो, गाड़ी के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया था अभी, और ड्राइवर ने यहां पर ब्रेक लगाया, तो गाड़ी के जो पहिए हैं वो क्या हो जाएंगे, सडनली रेस्ट पे आ जाएंगे, जीरो हो जाएगा उनका, रेस्ट पे आ गए। लेकिन अभी भी जो पैसेंजर्स अंदर बैठे हुए हैं वो अभी भी मोशन में है, तो उनको क्या हो जाएगा, जर्क लगेगा। इसीलिए हम हाथ पकड़ के बैठते हैं सामने वाली सीट को, ताकि जब भी कुछ झटका लगे। इसीलिए हम सीट बेल्ट्स पहनते हैं कार में, कि अगर सडनली कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए या फिर
कोई बीच में आ जाए तो क्या हो जाएगा, ब्रेक जब अप्लाई करेंगे तो गाड़ी तो रुक जाएगी लेकिन अंदर वाले पैसेंजर को जर्क लगेगा, तो सीट बेल्ट क्या हमें बचाएगा उन सारे इंजुरीज से जो हम सिर पटकने की वजह से, या दांत टूट जाएंगे आपके, है ना, क्योंकि सामने आप गाड़ी से टकरा जाओगे, इसीलिए सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी है। ठीक है, फ्रंट सीट में जो बैठते हैं उनके लिए तो है ही है, पीछे बैठने वालों के लिए भी कंपलसरी कर देना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि सडनली जब कार या बस रुक जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे दिए हुए आपके नोट्स में क्वेश्चंस, कंडीशंस, उसको आप देख सकते हैं। फिर तीसरी चीज है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहां पर डायरेक्शन में क्या बोला गया है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज द डायरेक्शन। हम डायरेक्शन जो, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई हमें पलटाने की कोशिश करेगा तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे, हम जल्दी से नहीं पलटेंगे। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट आप देखने को आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि जैसे आप कार में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, तो कार ऐसा टर्न लेता है या बस ऐसे टर्न लेती है ना। तो बस ने तो टर्न ले लिया लेकिन पैसेंजर अभी भी इस साइड में मूव करते हैं, आउटवर्ड्स, है ना, या फिर उनको जर्क लेना पड़ता है ऐसा ऐसा, या फिर हैंडल को पकड़ना पड़ता है जब भी एकदम शार्प टर्न लेती है कोई भी कार। ऐसा क्यों होती है, क्यों होता है, क्योंकि हम अभी भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, हम जो डायरेक्शन बस का ऑलरेडी था उसी डायरेक्शन को पकड़ के अभी भी बैठे हैं। हम चेंज नहीं चाहते, हम चेंज नहीं चाहते, हमारी बॉडी चाहती है कि हम सोए हैं तो सोए ही रहे, या भागते हैं तो भागते ही रहे, या डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं उस डायरेक्शन में ही मूव करते रहे। तो जब भी ऐसा कुछ शार्प टर्न लेते हैं तो गाड़ी इधर मूव कर जाती है और पैसेंजर आउटवर्ड्स मूव करने लगते हैं। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज पैसेंजर्स tend to remain in its original direction of the motion. This is called as inertia of direction. ठीक है, समझ में आया बात। या फिर हमने सर्कुलर मोशन में देखा था कि पार्टिकल, अगर ये ऐसा रस्सी बांधकर हम व्हील कर रहे हैं, है ना, किसी स्टोन को, तो क्या होता है, अगर सडनली स्ट्रिंग टूट जाती है तो स्टोन एकदम टेंजेंशियल निकलता है। देखा था ना सर्कुलर मोशन में कि अगर पार्टिकल इस तरह से हम घुमा रहे हैं, है ना, और सडनली उसको छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टोन भागेगा आगे, और स्टोन हमेशा टेंजेंशियल निकलता है क्योंकि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होता है हमेशा। टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इन अ सर्कुलर मोशन हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। तो स्टोन फ्लाइज लिखा है यहाँ पे, द स्टोन फ्लाइज टेंजेंशियली टू द डायरेक्शन ऑफ, टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब एक जबरदस्त सा रिलेशनशिप है, दैट इज बिटवीन इनर्शिया एंड मास। तो हम बोलते हैं ज्यादा मास तो ज्यादा इनर्शिया। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा मास है तो उसको मूव करना रेस्ट से, मतलब ज्यादा मास ज्यादा लेजीनेस, आलसी है। तो ऑब्वियसली लार्ज मास, आपने देखा होगा कि अगर ट्रक है तो ट्रक अगर बहुत फास्ट जा रहा है और किसी चीज से टकरा गया तो ब्रेक मारकर भी इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अब इसका मास ज्यादा होने की वजह से इसका एनर्जिया ज्यादा है, तो इसको रोकना बड़ा दिक्कत का काम हो जाता है। वही अगर हम साइकिल पे जाए तो साइकिल का मास कम है तो इनर्शिया कम होगा, तो लेजीनेस कम होगा, तो जल्दी से चेंजेस उसमें लेके आ सकते हैं। तो ज्यादा हेवी मास होने की वजह से ज्यादा इनर्शिया होता है और उसमें चेंजेस लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सडन चेंजेस लाना बहुत ही घातक होता है इनके लिए। जैसे ट्रक बहुत भरा हुआ है और उसको आप बहुत तेजी से चला रहे हो और सडनली ब्रेक अगर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रक पलट जाएगा, या उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। इसीलिए क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में ट्रक्स की एंट्री बैन होती है,
सिटी के अंदर, क्योंकि क्या हो जाता है थोड़े थोड़े गाड़ियां अगर टकरा गई है ना तो लोकल लोगों के लिए बहुत खतरा हो सकता है। इसीलिए रिंग रोड होता है हर सिटी में कि ट्रक्स, हेवी व्हीकल्स, जो बड़े बड़े कंटेनर्स है, बड़े बड़े सीमेंट के ट्रक्स है, वो बाहर के बाहर ही निकल जाए सिटी के। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो दिस इज व्हाट द केसेस। ठीक है, तो आप इसको समझो। तो ये क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी में, जो भी क्वेश्चंस है इसके आंसर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ इसको आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक।